हेलो एवरीवन, वेलकम टू व्यास आईएएस। सो दिस इज़ योर डे 48 जिसमें हमने कुछ एडिशनल क्वेश्चंस लिए थे चैप्टर नंबर 7 के। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। इन योर ओपिनियन व्हाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट दैट द आदिवासीज शुड हैव अ से इन हाउ देयर फॉरेस्ट एंड फॉरेस्ट लैंड्स आर यूज्ड। ठीक है, इसमें आपको अपना ओपिनियन लिखना था कि क्यों ज़रूरी है कि आदिवासीज़ को उनके फॉरेस्ट के लिए या उनके फॉरेस्ट लैंड्स के लिए जिस तरीके से वो यूज़ करते हैं उनका उसमें राइट है बोलने का। ठीक है, आदिवासीज़ भी लिख सकते हैं हम, ट्राइबल पीपल्स भी लिख सकते हैं। आदिवासीज शुड हैव अ से इन हाउ फॉरेस्ट एंड फॉरेस्ट लैंड्स आर यूज फॉर सेवरल इंपॉर्टेंट रीजन्स। देखिए, बहुत सारे रीजन्स हैं जिस वजह से हम कह सकते हैं कि इनकी राइट्स है या इनका हक है कि वो अपने फॉरेस्ट लैंड्स के लिए बोले। पहला रीज़न है हिस्टोरिकली एंड कल्चरल कनेक्शन जो इनका है। हिस्ट्री से हम देखेंगे कहीं ना कहीं आदिवासीज़ का बहुत रोल रहा है फॉरेस्ट में। इवन फॉरेस्ट के जो प्रोड्यूस वो करते हैं वो सब पे उनका रोल रहा है। तो कहीं ना कहीं हिस्टोरिकल रीज़न की वजह से हम, कल्चरल रीजन की वजह से हम कह सकते हैं कि आदिवासीज़ का कहीं ना कहीं रोल है और उनका वो बोलने का उनका हक है। सो आदिवासीज़ हैव लिव्ड इन एंड डिपेंडेड ऑन फॉरेस्ट फॉर सेंचुरीज। देयर वे ऑफ लाइफ, ट्रेडिशंस एंड आइडेंटिटी आर डीपली लिंक्ड टू दी फॉरेस्ट इकोसिस्टम। क्योंकि उनका जो लाइफ है, उनके जो ट्रेडिशंस हैं, उनकी जो खुद की आइडेंटिटी है वो आज भी फॉरेस्ट इकोसिस्टम से लिंक्ड है। डिनाइंग देम अ वॉइस इन फॉरेस्ट गवर्नेंस डिस्टर्ब देयर कल्चरल हेरिटेज। अगर उनको हम आवाज़ नहीं देंगे, बोलने का मौका नहीं देंगे फॉरेस्ट गवर्नेंस मतलब उनके फॉरेस्ट के ऊपर, तो कहीं ना कहीं उनके जो कल्चरल हेरिटेज है उससे डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज़ लाइवलीहुड एंड सर्वाइवल। देखो, सर्वाइवल के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि वो लोग, क्योंकि फॉरेस्ट प्रोड्यूस बहुत करते हैं तो उनके लिए तो यही लाइवलीहुड है, ये यहीं से इनके लोग अर्निंग करते हैं। तो सर्वाइवल के लिए, लाइवलीहुड के लिए कहीं ना कहीं आदिवासी के हक है कि वो उस चीज़ पे बोले। ठीक है, जैसे कि फॉरेस्ट प्रोवाइड फूड, मेडिसिन्स, फ्यूल एंड मटीरियल्स फॉर देयर डेली नीड्स। व्हेन फॉरेस्ट आर यूज विदाउट कंसीडरिंग देयर नीड्स, जब हम कह सकते हैं कि फॉरेस्ट यूज़ किए जा रहे हैं या फॉरेस्ट को जब यूज़ किया जा रहा है बिना ये कंसीडर करे कि क्या नीड्स है, इट थ्रेटन सर्वाइवल एंड इकोनॉमिक सिक्योरिटी। ठीक है, अगर हम ये ध्यान में ना दें कि आदिवासी के लिए क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि देखो आदिवासी के लिए ज़रूरी है कि वो फॉरेस्ट को यूज़ करते हैं, तो उनके लिए ज़रूरी है कि वो चीज़ उनके पास रहे। अगर हम उनसे ये छीन लेंगे तो कहीं ना कहीं उनका सर्वाइवल और इकोनॉमिक सिक्योरिटी हार्म हो जाएगी, थ्रेटन हो जाएगी। तीसरा रीज़न क्यों ज़रूरी है उनका बोलना, ट्रेडिशनल नॉलेज। क्योंकि इन लोगों के पास बहुत नॉलेज है, फॉरेस्ट के जो नॉलेज है, बायोडाइवर्सिटी को जो कंजर्व करना है, वो सब इनके अंदर बहुत है, इनको ये सब समझ है। और इवन दे वैल्यू द ट्रीज़, जो हम लोग आज के टाइम वैल्यू नहीं करते, काट लेते हैं, ये सब चीज़ें ट्रीज़ वगैरह। तो कहीं ना कहीं आदिवासी इसका काफ़ी चीज़ों से इनका ट्रेडिशनल नॉलेज इनके पास काफ़ी है, काफ़ी ये लोग जुड़े हुए हैं। सो आदिवासीज possess rich ecological knowledge about sustainable forest management, biodiversity conservation and resource use. Ignoring their expertise leads to environmental degradation. कि अगर जो एक्सपर्टाइज रखते हैं फॉरेस्ट पे, ट्रीज़ पे, अगर हम उनको ही हटा देंगे, छीन लेंगे, तो कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट अपने आप में डिग्रेड हो जाएगा। ठीक है, चौथा रीज़न कि भाई लीगल राइट्स है और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है। फॉरेस्ट राइट एक्ट आपको पता होगा 2006 में था, जिसमें ये रिकॉग्नाइज़ किया गया था कि उनकी राइट्स को रिकॉग्नाइज़ किया था कि उनके पास राइट्स है कि वो फॉरेस्ट लैंड और रिसोर्सेज यूज़ कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर ये हम छीन लेंगे तो उनके पास कॉन्स्टिट्यूशन और लीगल राइट्स तो दी गई है वो भी हार्म हो जाएगी। इट मैंडेट्स कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग, ensuring that forests are managed in a way that benefits आदिवासीज। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये मैंडेट करता है कि कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन होना ज़रूरी है डिसीजन मेकिंग में, और ये इंश्योर करने में कि कहीं ना कहीं फॉरेस्ट मैनेज करना आदिवासीज ईजिली कर सकते हैं और कहीं ना कहीं बेनिफिट भी करेगा। इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन को यही है कि मैंने अभी आपको बताया आदिवासीज़ का काफ़ी वो है इन चीज़ों को, इन्वायरमेंट कंजर्व कैसे करना है, कैसे यूज़ करना है, इन लोगों को काफ़ी नॉलेज है। तो आदिवासीज़ हैव हिस्टोरिकली प्रैक्टिस सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट। ठीक है, उनको पता है कि फॉरेस्ट को किस तरीके से मैनेज किया जा सकता है सस्टेनेबल तरीके से। व्हेन डिसीजन मेकिंग इज़ लेफ्ट सोलली टू कमर्शियल और गवर्नमेंट इंटरेस्ट, अगर हम पूरी की पूरी डिसीजन मेकिंग किसी कमर्शियल बॉडी या सरकार के हाथ में दे देंगे तो कहीं ना कहीं फॉरेस्ट ओवर एक्सप्लॉइट होंगे। आदिवासीज़ अगर रहेंगे तो कहीं ना कहीं बैलेंस रहेगा डेवलपमेंट और कंजर्वेशन के बीच में, क्योंकि वो डेवलपमेंट पे भी ध्यान देंगे बट साथ में ही फॉरेस्ट को, ट्रीज़ को कंजर्व करने की भी कोशिश करेंगे। ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और कहीं ना कहीं जो उनको जो डिस्प्लेस कर दिया जाता है कहीं से भी, कहीं भी डिस्प्लेस कर दिया तो कहीं ना कहीं उससे भी वो बचेंगे। जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, माइनिंग, डैम्स और इवन प्लांटेशन, तो उससे कहीं ना कहीं आदिवासीज़ को डिस्प्लेस होना पड़ता है। अगर वो लोग इन्वॉल्व होंगे डिसीजन मेकिंग में तो कहीं ना कहीं हेल्प करेगा कि फोर्स डिस्प्लेसमेंट जो की जा रही है वो
ना हो और फेयर कंपनसेशन या फिर रिहेबिलेशन उनको मिले अगर उनको रीलोकेट भी किया जा रहा है तो, ठीक है। एम्पावरमेंट और सोशल जस्टिस, एम्पावरमेंट और सोशल जस्टिस में यही कि अगर हम आदिवासी को कंट्रोल दे रहे हैं उनके लैंड के ऊपर, तो कहीं ना कहीं एक स्टेप है कि हम लोग हिस्टोरिकल इनजस्टिस, जो हिस्ट्री में जो इतना इनजस्टिस उन लोगों के साथ हुआ है, उस पर कहीं ना कहीं वो चीज़ सुधरी जा सकती है कि अब आदिवासी का कंट्रोल भी और कहीं ना कहीं उनके साथ जस्टिस भी हो रहा है। उनको पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली भी पावर मिलेगी, कहीं ना कहीं एक्सप्लॉयटेशंस कम होंगे और मार्जिनलाइजेशन भी कम होगा। प्रिवेंशंस को बचाने के लिए, जैसे अगर हम एक्सक्लूड कर दें आदिवासीज़ को, एक्सक्लूडिंग आदिवासीज़ फ्रॉम डिसीजंस, अगर आदिवासीज़ को हटा दिया जाए डिसीजंस लेने से, तो कहीं ना कहीं उससे कन्फ्लिक्ट होएगा, किस किस के बीच में, स्टेट्स के बीच में कन्फ्लिक्ट होएगा, कॉरपोरेशंस के बीच में कन्फ्लिक्ट होएगा और इवन लोकल कम्युनिटीज़ के बीच में कन्फ्लिक्ट आएंगे। इंक्लूसिव डिसीजन मेकिंग रिड्यूसेस टेंशंस एंड प्रमोट पीसफुल को एग्जिस्टेंस। देखिए, अगर आदिवासी इसको डिसीजन मेकिंग से हटाएंगे तो ऑफकोर्स ये बातें लड़ाइयाँ होगी स्टेट्स के बीच में, कॉर्पोरेशन के बीच में, लोकल कम्युनिटीज़ के बीच में, बट अगर हम इनको इंक्लूड कर लेते तो कहीं ना कहीं पीसफुल को एग्जिस्टेंस रहेगी, टेंशंस वगैरह कम रहेगी डिफरेंट कम्युनिटीज़ और स्टेट्स कॉर्पोरेशन के बीच में। सो इन शॉर्ट हम ऐसे कह सकते हैं कि हर एक रिकॉग्नाइज करना हर एक आदिवासी की राइट्स ओवर फॉरेस्ट इज़ नॉट जस्ट अ मैटर ऑफ जस्टिस, सिर्फ एक जस्टिस का मैटर नहीं है, बल्कि इट इज़ ऑल्सो एसेंशियल फॉर एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी एंड सोशल हारमनी। इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के लिए भी ज़रूरी है और सोशल हारमनी के लिए भी ज़रूरी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डू वी नीड सेफ गार्ड फॉर माइनॉरिटीज़। जो माइनॉरिटी है, माइनॉरिटी ग्रुप्स हैं, चाहे मुस्लिम्स हो, चाहे दलित्स हो, ठीक है, चाहे ट्राइबल्स हम कह लें, तो SC हो, ST हो, तो उनके लिए सेफ गार्ड्स क्यों ज़रूरी है, उनके लिए क्यों ज़रूरी है कि हम उनको कुछ प्रोटेक्शन दें। देखिए, सेफ गार्ड्स फॉर माइनॉरिटीज़ आर एसेंशियल, क्योंकि जस्टिस के लिए उनको इक्वालिटी दें, सोशल हारमनी के लिए एक इतनी डाइवर्स सोसाइटी में ज़रूरी है कि उनको सेफ गार्ड्स मिले। हेयर इज़ वाई दे आर नीडेड। पहला पॉइंट, प्रोटेक्शन फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन एंड ऑपरेशन। अगर उनको हम ऐसे अगर हम कहेंगे उनको सेफ गार्ड्स मिलेंगे तो कहीं ना कहीं जो उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, उनके साथ जो ऑपरेशन हो रहा है, उनके साथ सप्रेशन, जो लोग उनको सप्रेस कर रहे हैं, दबा रहे हैं, कहीं ना कहीं वो चीज़ें कम होगी। तो माइनॉरिटीज़ ऑफन फेस सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल मार्जिनलाइजेशन ड्यू टू देयर स्मॉलर पॉपुलेशन। क्योंकि माइनॉरिटीज़ है तो ऑफकोर्स ये बात है, कम लोग होंगे, माइनॉरिटीज़ हैं, इतने ज़्यादा है नहीं मेजॉरिटी में लोग, तो कहीं ना कहीं उनको स्मॉलर पॉपुलेशन होने की वजह से उनको सोशली, इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली डिस्क्रिमिनेशन, मार्जिनलाइजेशन फेस करनी पड़ती है, एंड इवन उनका रिप्रेजेंटेशन भी कम होता है। सेफ गार्ड्स प्रिवेंट डिस्क्रिमिनेशन इन एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड पब्लिक लाइफ। ये जो सेफ गार्ड है, जो उनको प्रोटेक्शन मिली जाएगी, उससे कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन कम होगा, एजुकेशन फील्ड में भी, एम्प्लॉयमेंट में भी और इवन पब्लिक लाइफ में भी, ठीक है। दूसरा पॉइंट, प्रेजर्वेशन ऑफ आइडेंटिटी, कल्चर एंड लैंग्वेज। देखिए, पहला पॉइंट हमने देखा सेफ गार्ड क्यों ज़रूरी है, भाई उनको डिस्क्रिमिनेशन और ऑपरेशन से बचाने के लिए। दूसरा पॉइंट क्यों प्रेजर्वेशन ज़रूरी है, उनको आइडेंटिटी उनकी बचाने के लिए, कल्चर के लिए, ठीक है, और इवन लैंग्वेज के लिए सेफ गार्ड देना ज़रूरी है। देखिए, अगर प्रोटेक्शन नहीं होगा तो कहीं ना कहीं जो डोमिनेंट ग्रुप्स है, जो मेजॉरिटी ऑफ द लोग है, वो उनको सप्रेस करने की कोशिश करेंगे माइनॉरिटीज़ को, क्योंकि उनकी लैंग्वेजेस अलग होती है, ट्रेडिशंस अलग होते हैं, उनकी रिलीजियस प्रैक्टिस भी कई बार अलग होती है, ठीक है। सो कॉन्स्टिट्यूशन अगर सेफ गार्ड करता है कि उनको प्रिवेंट करे और प्रमोट करे माइनॉरिटी के कल्चर्स भी, ठीक है, कुछ स्पेशल प्रोविजंस लेके आए, तो कहीं ना कहीं उनकी प्रिवेंशन हो सकती है। इक्वल एक्सेस टू अपॉर्चुनिटीज़। देखिए, क्यों ज़रूरी है सेफ गार्ड देना, सो दैट हर किसी के पास इक्वल अपॉर्चुनिटी हो, चाहे वो लोअर कास्ट का हो चाहे अपर कास्ट को, उनके पास सबके पास अपॉर्चुनिटीज़ हो। तो कहीं ना कहीं जो हिस्टोरिकल डिसएडवांटेज जो हुआ है, जो माइनॉरिटीज़ के साथ होता रहा है, उससे कहीं ना कहीं उनको सोशो इकोनॉमिक डिसएडवांटेज फेस करना पड़ा। अगर कुछ सेफ गार्ड्स हम लोग दे देते हैं, जैसे रिजर्वेशन पॉलिसीज़ अगर दे देते हैं, स्कॉलरशिप्स अगर हम दे देते हैं, ठीक है, या फिर माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस हेल्प क्रिएट अ लेवल प्लेइंग फील्ड। यानी कि अगर कुछ रिजर्वेशन पॉलिसीज़ अगर हम लोग ले आते हैं उनके लिए, माइनॉरिटीज़ के लिए ऐसी कोई पॉलिसी, स्कॉलरशिप्स दे देते हैं, या कुछ माइनॉरिटी के लिए इंस्टीट्यूशंस बना दिए जाए, तो कहीं ना कहीं उनको भी मैदान में उतना हक मिलेगा, आप कह सकते हैं उतना हक मिलेगा कि वो भी जो अपर कास्ट है उनके साथ खड़े हो सके। पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन ज़रूरी है, वॉइस देना ज़रूरी है, उनकी खुद की भी आवाज़ होनी चाहिए। तो पॉलिटिकली उनको रिप्रेजेंट करो, उनके लिए कुछ रिजर्वेशन लाओ, इसमें कि कुछ परसेंटेज ऑफ लोग आदिवासीज़ या SC/ST कम्युनिटी को बिलोंग करेंगे, इसलिए भी सेफ गार्ड देना ज़रूरी है। तो माइनॉरिटी में कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पावर की कमी होती है, उसकी वजह से एक्सक्लूजन हो जाता है उनका डिसीजन मेकिंग में, जब भी डिसीजन ले जा रहा है कहीं ना कहीं वो एक्सक्लूड हो रहे हैं। सो प्रोविजन जैसे कि रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो मैंने आपको बताया, माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ इंश्योर करेगा कि उनकी वॉइस भी गवर्नेंस में सुनी जाए, ठीक है। सोशल हार्मनी एंड नेशनल यूनिटी। सोशल हार्मनी और नेशनल यूनिटी की अगर मैं बात करूँ कि सोशल हार्मनी के लिए और नेशनल यूनिटी की, लड़ाई वड़ाई ना हो, यूनिटी रहे, इन सब के लिए ज़रूरी है कि उनको सेफ गार्ड्स मिले। तो कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट करना माइनॉरिटीज़ को प्रमोट करेगा इंक्लूसिविटी,
टेंशन्स कम करेगा और कन्फ्लिक्ट्स भी। जब माइनॉरिटीज़ को भी सिक्योर फील होगा, वैल्यूड फील होगा, तो कहीं ना कहीं वो लोग भी पॉजिटिवली नेशनल प्रोग्रेस, पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करेंगे टू नेशन प्रोग्रेस। ठीक है। छठा रीज़न है प्रिवेंटिंग मेजॉरिटेरियन डोमिनेशन। देखिए मेजॉरिटी जो डोमिनेट कर रही है, अगर हम माइनॉरिटीज़ को भी ध्यान देंगे तो कहीं ना कहीं मेजॉरिटी का जो डोमिनेशन हो रहा है वो कम हो जाएगा, उससे उस चीज़ में बचाव होगी। ठीक है। सो इन अ डेमोक्रेसी द मेजॉरिटी कैन डोमिनेट डिसीजन मेकिंग, ऑफ कोर्स समटाइम एट द कॉस्ट ऑफ माइनॉरिटी राइट्स। की माइनॉरिटी को ना सुन के मेजॉरिटी को सुना जाता है तो कहीं ना कहीं उनकी राइट्स भी वायलेट होती है। ठीक है। सो अगर सेफ गार्ड्स मिलेंगे तो कहीं ना कहीं मेजॉरिटेरियनिज्म होगा एंड इट विल इंश्योर कि बैलेंस सोसाइटी हो। ठीक है। फुलफिलिंग कॉन्स्टिट्यूशनल एंड ह्यूमन राइट ऑब्लिगेशंस। कॉन्स्टिट्यूशनल और ह्यूमन राइट ऑब्लिगेशन कि हमारी जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं, ह्यूमन राइट्स है, उसको पूरी करने के लिए ज़रूरी है कि उनके पास सेफ गार्ड्स हो। मैनी कॉन्स्टिट्यूशंस इंक्लूडिंग इंडियाज़ प्रोवाइड फंडामेंटल राइट, एग्जाम्पल आर्टिकल 29 और 30 की अगर हम बात करें जो माइनॉरिटीज़ को लेके हैं। ठीक है। इवन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कुछ एग्रीमेंट्स है जैसे यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट जो माइनॉरिटी राइट पे फोकस करते हैं। क्या है? यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। ठीक है। करेक्टिंग हिस्टोरिकल इनजस्टिस, जो भी हिस्ट्री में हमने देखा है कि इनके साथ इनजस्टिस हुआ, उसको सही करने के लिए भी ज़रूरी है कि अब इनको प्रोटेक्शन मिले। बहुत सारी माइनॉरिटीज़ है जिन्होंने हिस्टोरिकल ऑपरेशन फेस किया, जैसे कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन ब्रिटिशर्स के द्वारा, हमने पढ़ा था ना कि कैसे उनको माइग्रेशन करवाया, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन फेस किया। तो अगर कुछ ऐसे एफर्मेटिव एक्शंस होंगे, कुछ प्रोटेक्टिव मेजर्स होंगे तो कहीं ना कहीं हेल्प करेगा कि वो लोग हिस्टोरिकल डिसएडवांटेजेस जो है वो रिवर्स होकर एडवांटेजेस में बदले। वायलेंस और डिस्क्रिमिनेशन को बचाने के लिए तो माइनॉरिटीज़ को आपको पता है कई बार हेट क्राइम्स, कम्युनल वायलेंस फेस करना पड़ता है और इवन सोसाइटी से एक्सक्लूजन फेस करना पड़ता है। अगर लीगल सेफगार्ड दिए जाएंगे तो कहीं ना कहीं जस्टिस होगी और प्रोटेक्शन भी मिलेगा उनको इस थ्रेट से। कंक्लूजन में हम यही बोलेंगे, सेफगार्ड्स फॉर माइनॉरिटीज़ आर नॉट अबाउट स्पेशल ट्रीटमेंट। माइनॉरिटीज़ को सेफगार्ड प्रोवाइड करने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ स्पेशल ट्रीटमेंट देना, बल्कि उनको ये चीज़ भी देना कि फेयरनेस हो, डिग्निटी मिले और इवन इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिले। A truly democratic and just society thrives when all its members, regardless of their background, are treated with respect, equality and protection. कि एक ट्रू डेमोक्रेटिक और एक जस्ट सोसाइटी तभी हम कह सकते हैं जब हर एक मेंबर को, चाहे वो कोई भी बैकग्राउंड हो, जब उसको ट्रीट किया जा रहा हो, इक्वल रिस्पेक्ट मिल रही है और प्रोटेक्शन दी जा रही हो। ठीक है। ये सब चीज़ें हम शुरू से पढ़ रहे हैं तो आई होप आपको समझ आ गई होगी। थर्ड है, बिफोर स्टार्टिंग विद द थर्ड क्वेश्चन, कल से मैं एक फ्री मेंस इवैल्यूएशन वाला प्रोग्राम शुरू कर रही हूँ, जो आपको आई थिंक पता भी लग गया होगा। वो मैं आप लोगों के लिए मेन कर रही हूँ जो 2027 और 28 के टारगेट कर रहे हो। इवन 2026 वाले भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। क्योंकि ये कंप्लीट बिगिनर के लिए होगा, जिसमें हम स्टार्टिंग से शुरू करेंगे आंसर्स लिखना, कैसे लिखते हैं यूपीएससी में, किस तरीके से वो एक्सपेक्ट करते हैं आप आंसर्स लिखें, उस तरीके की चीज़ें हम सीखेंगे। तो जितने भी 2027-28 वाले बच्चे हैं, स्पेशली इवन 26 वाले भी कर सकते हैं ज्वाइन, आई एम सेइंग अगेन 26 वाले भी कर सकते हैं, क्योंकि आंसर्स तो कोई भी लिख सकता है, इवन 25 वाले भी लिख सकते हैं। ठीक है। तो वही चीज़ है कि आप लोग ये ग्रुप ज्वाइन कर लेगा। ग्रुप की लिंक वैसे मैंने ऑलरेडी अपनी जो पुरानी वीडियो डाली थी उसमें डली हुई है। स्टिल अगर आपके पास लिंक नहीं है तो प्लीज़ अभी व्हाट्सएप कर लीजिए। ठीक है। क्योंकि अगर आप अभी नहीं करेंगे तो कल से स्टार्ट हो जाएगा और आप हो सकता है फिर लेट ये वीडियो देखेंगे तो लेट स्टार्ट करेंगे। तो आई वॉन्ट यू ऑल टू स्टार्ट विद डे 1। अगर आप पे व्हाट्सएप नहीं है तो आप टेलीग्राम पे भी कर सकते हैं मैसेज। टेलीग्राम की आप आईडी हमारी लिख लीजिए, content_admins। जब आपकी आईडी सर्च करेंगे तो आपको व्यास IAS सपोर्ट के नाम से ये आईडी मिलेगी, व्यास IAS सपोर्ट। इस पर आप हाई कर दीजिएगा और बोल दीजिएगा प्लीज़ ऐड मी टू फ्री मेंस आंसर इवैल्यूएशन ग्रुप। ठीक है। आपको लिंक मिल जाएगी। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्टार्ट करते हैं, थर्ड क्वेश्चन पे। सो स्टार्ट करते हैं थर्ड क्वेश्चन के साथ। वाई आदिवासीज आर बिकमिंग इंक्रीजिंगली मार्जिनलाइज। देखो आदिवासीज भी बोल सकते हो और आप यहाँ पे ट्राइबल्स भी बोल सकते हो। ठीक है। कैसे भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि ट्राइबल्स क्यों इतने ज़्यादा अब मार्जिनलाइज हो रहे हैं, इंक्रीजिंगली मार्जिनलाइज हो रहे हैं। सो ट्राइबल्स आर बिकमिंग इंक्रीजिंगली मार्जिनलाइज ड्यू टू द कॉम्बिनेशन ऑफ, जो भी हमने सेम चीज़ें हैं, सेम ही चीज़ें रहेंगी, सेम ही पॉइंट्स रहेंगे, क्वेश्चन की बस लैंग्वेज बदल जाती है और थोड़ा सा लिखने का तरीका। आप पॉइंट्स देखो सेम ही मिलेंगे कि बहुत सारे रीजंस हैं कि मार्जिनलाइज होते हैं, क्योंकि हिस्टोरिकल इनजस्टिस है, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन है, डिस्प्लेसमेंट है, सोशल डिस्क्रिमिनेशन है। कुछ की रीजंस हैं बिहाइंड देयर ग्रोइंग मार्जिनलाइजेशन, जैसे कि लॉस ऑफ लैंड एंड डिस्प्लेसमेंट। कहीं ना कहीं क्वेश्चन में जैसे कि क्यों मार्जिनलाइज हो रहे लोग, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको लैंड डिस्प्लेस करा दिया जाता है। आदिवासीज हो, ट्राइबल्स को लैंड डिस्प्लेस करने के लिए, क्योंकि बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ खुलनी होती है कम। ठीक है। तो लोग कहीं ना कहीं उनको लैंड उनसे छीन लिया जाता है, डिस्प्लेसमेंट होती है, माइनिंग होती है, डैम्स बन जाते हैं।
तो लैंड उनका छूट जाता है उनसे, तो लैंड एलिनेशन होता है माइनिंग, डैम्स, इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स होने की वजह से, डिफॉरेस्टेशन की वजह से, तो उस वजह से डिस्प्लेस हो गए आदिवासी खुद के एंसेस्ट्रल लैंड से. सो लैंड एक्विजिशन लॉज एंड वीक इन्फोर्समेंट ऑफ लैंड राइट्स, एग्जाम्पल फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 हैव फेल्ड टू प्रोटेक्ट देम. तो ये जो लैंड एक्विजिशन लॉज वगैरह आई है, और ये जो देखो जो लैंड एक्विजिशन लॉज आई है और जो लैंड राइट्स इतनी तरीके से अच्छे तरीके से इन्फोर्स नहीं की जा रही, जैसे फॉरेस्ट राइट एक्ट हमारा जो आया था, ये सब आने के बावजूद भी कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट नहीं किया जा पा रहा है आदिवासीज़ को, ट्राइबल्स को. तो कहीं ना कहीं लोग लैंडलेस हो गए हैं, सिटीज़ में घूम रहे हैं, लैंडलेस हैं, वर्किंग इन लो पेइंग और इवन एक्सप्लॉयटेटिव जॉब्स. तो इस वजह से लोग मार्जिनलाइज हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं. नेचुरल रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, जैसे फॉरेस्ट और मिनरल रिच एरियाज़ जो है, जैसे ठीक है जहाँ पे बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट है या मिनरल बहुत ज़्यादा जहाँ पाए जाते हैं, तो वेयर आदिवासी ट्रेडिशनली जहाँ पे रहते थे उनको हटाया जा रहा है, वहाँ से डिस्प्लेस किया जा रहा है. क्यों? क्योंकि लोग माइनिंग करने लग गए हैं, टिम्बर निकालने लग गए, और इवन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए. तो कॉर्पोरेट एंड स्टेट इंटरेस्ट ऑफन प्रायोरिटाइज इकोनॉमिक डेवलपमेंट ओवर आदिवासी राइट्स, पुशिंग दैम फर्दर इनटू पॉवर्टी. कि जो कॉर्पोरेट और सोसाइटी के जो लोगों के इंटरेस्ट हो गए इन चीज़ों में कि हमें पैसा कमाना है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट करनी है, एक्सट्रैक्ट करके रिसोर्सेज वगैरह, तो कहीं ना कहीं आदिवासीज़ कहीं ना कहीं पॉवर्टी की तरफ मूव कर रहे हैं. पुअर एक्सेस टू एजुकेशन एंड हेल्थ केयर की जो, और इस वजह से भी मार्जिनलाइज हैं लोग आज भी, क्योंकि एजुकेशन इनको इतनी अच्छी नहीं मिल पा रही है, हेल्थ केयर पे इतना अच्छा ध्यान नहीं दे पा रहे हैं. तो आदिवासी कम्युनिटीज़ कहीं ना कहीं आज भी हाई इलिटरेट है. क्यों? क्योंकि स्कूल्स नहीं है, लिंग्विस्टिक बैरियर बहुत बड़ा रीज़न है, फाइनेंशियल डिफिकल्टीज़ इनको फेस करनी पड़ती है, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ इतनी अच्छी नहीं है, जिसकी वजह से चाइल्ड मोर्टेलिटी बहुत ज़्यादा है, माल न्यूट्रिशन है, इवन डिसीज़ भी होती है ट्राइबल एरियाज़ में. गवर्नमेंट प्रोग्राम्स आने के बावजूद भी कहीं ना कहीं फेल हो रहे हैं. क्यों? क्योंकि ब्यूरोक्रेटिक और इनएफिशिएंसी और करप्शन होने की वजह से. ठीक है. इकोनॉमिक का एक्सप्लॉयटेशन और बॉन्डेड लेबर हम लोगों ने पढ़ा था. इकोनॉमी एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है उनके साथ, कि जो आदिवासीज़ है जो सिटीज़ में माइग्रेट हो रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको ऐसा काम दिया जा रहा है जिसमें उनको इतना ज़्यादा पैसा नहीं मिल पा रहा है. जॉब्स इनसिक्योर है उनकी कहीं ना कहीं, क्योंकि कंस्ट्रक्शन में है, ब्रिक्स बनाने में लगे हुए हैं, या इवन डोमेस्टिक वर्कर्स में काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनको पैसा भी नहीं मिल रहा है, तो इनको एक्सप्लॉयट किया जा रहा है. और कहीं ना कहीं ये लोग डेथ साइकिल में फंस जाते हैं, एक बंदे लेबर बन के रह जाते हैं, जिसमें उनसे ज़बरदस्ती काम कराया जा रहा है, जिसमें वेजेस भी अच्छी नहीं दी जा रही. क्यों? क्योंकि इकोनॉमिक ऑल्टरनेटिव कोई और अवेलेबल नहीं है. ठीक है. पॉलिटिकल और सोशल एक्सक्लूजन है, सोसाइटी से उनको आज भी पॉलिटिकली हम देखा जाए रिप्रेजेंटेशन इतना अच्छा नहीं मिलता है, सोसाइटी से भी एक्सक्लूड किया जाता है. आदिवासी का बहुत कम पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन है, जिसका मतलब ये है कि उनकी जो वॉइसेस है कहीं ना कहीं इग्नोर की जाती है इन डिसीजन मेकिंग. लैक ऑफ अवेयरनेस एंड ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स, जो इतना अवेयरनेस की कमी है आज भी लोगों में, ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स हैं. ठीक है, ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स हैं जो लोगों को फेस करने पड़ रहे हैं, जो बड़े बड़े ब्यूरोक्रेटिक्स उन पे हर्डल बना रहे हैं, कहीं ना कहीं उससे वजह से वो लीगल राइट्स क्लेम नहीं कर पा रहे. इवन जो उनके पास एक्ट है, जैसे पेसा एक्ट हमने पहले भी पढ़ा था, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज़, और इवन फॉरेस्ट राइट एक्ट, तो कहीं ना कहीं वो लोग भी इसमें अच्छे से उनको प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं. ठीक है. कल्चरल इरोजन होने की वजह से, ठीक है, आज भी वो मार्जिनलाइज हो रहे हैं, क्योंकि उनका कल्चर ख़त्म कर रहे हैं लोग, फोर्स कर रहे हैं उनको. तो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ एंड अर्बनाइजेशंस आर एरोडिंग आदिवासीज लैंग्वेज, ट्रेडिशंस एंड इवन देयर आइडेंटिटीज़. कुछ केसेस में तो रिलीजियस कन्वर्जन करने के लिए बोला जा रहा है. मेन स्ट्रीम एजुकेशन पुश देम अवे फ्रॉम देयर इंडिजिनियस रूट्स, कि आजकल की जो एजुकेशन बन गई है उनको अपने रूट्स छोड़ने पड़ के एक नए तरीके से अपने आप को डेवलप करना पड़ रहा है, ट्रेडिशनल चीज़ें छोड़नी पड़ रही है. ट्रेडिशनल सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशन जैसे कि ग्राम सभा वगैरह वहाँ पे बहुत वीक है, इतना एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल नहीं है, इतना पॉलिटिकल कंट्रोल वगैरह नहीं है. ठीक है. इवन वायलेंस और ह्यूमन राइट वायलेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है उनके साथ. तो आदिवासी कहीं ना कुछ कन्फ्लिक्ट में फंस जाते हैं. ठीक है. बिटवीन द स्टेट एंड इवन द इंसर्जेंट ग्रुप्स, जैसे कि हमारे जो मोस्ट अफेक्टेड रीजन्स वाले जो होते हैं ना, ये रीजन्स इंसर्जेंट ग्रुप्स जो होते हैं, वो लोग भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट्स में फंस जाते हैं. एनकाउंटर्स, फेक अरेस्ट एंड इवन पुलिस ब्रूटैलिटी, जो पुलिस वगैरह उनके साथ अरेस्ट ब्रूटैलिटी कर रहे हैं, उनको सब मार रहे हैं, पीट रहे हैं, कहीं ना कहीं फेक अरेस्ट हो रहे हैं. तो ये सब चीज़ों की वजह से उनको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है. और बहुत सारे लोग हरासमेंट फेस करते हैं, जो फॉरेस्ट ऑफिशियल्स उनके साथ हरासमेंट कर रहे हैं, जब फॉरेस्ट प्रोड्यूस वो लोग कलेक्ट कर रहे हैं. ठीक है. इलीगल राइट्स होने के बावजूद भी उनके साथ हो रहा है. तो इस तरीके की चीज़ें होती है, जिस वजह से हम आज भी कहते हैं मार्जिनलाइजेशन इन लोगों को ज़्यादा फेस करनी पड़ रही है. जैसे कि वीक लॉज जो बनाई गई है उनके लिए वो वीक इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं हो रही है. जैसे लॉज लाइक 5th and 6th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमने पेसा एक्ट पढ़ा, फॉरेस्ट राइट एक्ट पढ़ा, ये आज भी एग्जिस्ट करती है आदिवासी को प्रोटेक्ट करने के लिए, बट ढंग से इंप्लीमेंट नहीं हो पा रही है. आज भी बहुत लोगों को लैंड टाइटल्स नहीं दिए जाते, उनको बोला नहीं जाता कि हाँ तुम्हारा लैंड है. आज भी कॉर्पोरेट इंटरेस्ट जो है, लोग ज़्यादा देखते हैं कि प्राइवेट लोगों का कितना फ़ायदा हो रहा है लैंड से, वो चीज़ें ज़्यादा देखी जाती है पैसों के टर्म्स में. इन्वायरमेंटल और ट्राइबल वेलफेयर रेगुलेशंस को ध्यान में नहीं दिया जाता है.
क्लाइमेट चेंज होने की वजह से और इवन इन्वायरमेंट डिग्रेड हो रहा है, इस वजह से भी आदिवासीज मार्जिनलाइज हो रहे हैं, जैसे डिफॉरेस्टेशन, लैंड डिग्रेडेशन, कुछ वेदर पैटर्न्स उतने ज़्यादा चेंज हो रहे हैं तो उससे आदिवासीज की एग्रीकल्चर और लाइवलीहुड चेंज हो रही है। पानी की कमी होना, बायोडाइवर्सिटी का लॉस होना, ये कहीं ना कहीं थ्रेटन करते हैं उनकी फूड सिक्योरिटी और उनका रहने का तरीका। तो आदिवासी आज भी मार्जिनलाइज हैं, क्योंकि कॉम्बिनेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशंस, तो हम कह सकते हैं आदिवासी आज भी मार्जिनलाइज हैं, किस वजह से, कहीं ना कहीं उनके साथ इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशंस हैं, पॉलिटिकली इनको नेगलेक्ट किया जा रहा है, सोशल डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है और लॉ इन्फोर्समेंट भी अच्छे से नहीं हो पा रही है, इस वजह से आदिवासी आज भी मार्जिनलाइज है। वाइल पॉलिसीज़ एग्जिस्ट टू प्रोटेक्ट देम, पॉलिसीज़ एग्जिस्ट करती है, जैसे हमने पढ़ी दो, पैसा वाली और दूसरी हमने फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 पढ़ा, बट स्टिल कहीं ना कहीं ये पॉलिसीज़ एग्जिस्ट कर रही है, बट इम्प्लीमेंटेशन अच्छा नहीं हो रहा है। एंड कॉर्पोरेट स्टेट ज़्यादा अपना इंटरेस्ट देख रही है, नेक्सस कंटिन्यू टू पुश देम फर्दर टू दी मार्जिन्स, कि कहीं ना कहीं आदिवासी अभी भी एक्सक्लूड हो रहे हैं। एड्रेसिंग दीज कंसर्न्स रिक्वायर स्ट्रॉन्गर लीगल इन्फोर्समेंट, लैंड राइट प्रोटेक्शन, कि अगर हम चाहते हैं इन कंसर्न्स को, हम इन चीज़ों को ध्यान दें, तो कहीं ना कहीं पॉलिसीज़ लीगली जो लगाई जा रही है उनको स्ट्रॉन्गर तरीके से लगाओ, लैंड राइट प्रोटेक्शन दो, इंक्लूसिव डेवलपमेंट हो और इवन रिस्पेक्ट दी जाए ट्रेडिशनल नॉलेज और गवर्नेंस सिस्टम को लेके। ठीक है, समझ आ गई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वाई यू थिंक दैट द कॉन्स्टिट्यूशन सेफगार्ड्स टू प्रोटेक्ट माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ आर इंपॉर्टेंट। अभी हमने देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन को सेफगार्ड प्रोवाइड करना ज़रूरी है माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ के लिए, बट क्यों ज़रूरी है वो। देखो समहाउ सेम क्वेश्चन है, इसलिए मैं इसको रीड करूँगी, आपको बस देखना है कि किस तरीके से लैंग्वेज बदली है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स फॉर माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ आर एसेंशियल टू इंश्योर जस्टिस, इक्वालिटी एंड सोशल हार्मनी इन अ डाइवर्स एंड डेमोक्रेटिक सोसाइटी, प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन एंड मार्जिनलाइजेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए, डिस्क्रिमिनेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए। माइनॉरिटीज़ कम्युनिटी ऑफन फेस सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डिस्क्रिमिनेशन ड्यू टू देयर स्मॉलर नंबर्स एंड हिस्टोरिकल डिसएडवांटेजेस। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड इंश्योर इक्वल ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंट एक्सक्लूजन फ्रॉम मेन स्ट्रीम अपॉर्चुनिटीज़ इन एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड गवर्नेंस, कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन आएगा तो इनको इक्वल ट्रीटमेंट मिलेगी, उनके साथ भी बराबरी होगी और कहीं ना कहीं जो मेन स्ट्रीम अपॉर्चुनिटीज़ उनसे प्रिवेंट एक्सक्लूड की जा रही है वो भी उनको मिलेगी। प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चरल और रिलीजियस आइडेंटिटी के लिए ज़रूरी है, बिना लीगल प्रोटेक्शन के डोमिनेंट ग्रुप्स में इम्पोज कल्चरल, लिंग्विस्टिक एंड रिलीजियस डोमिनेंस थ्रेटनिंग द यूनिक आइडेंटिटी ऑफ माइनॉरिटीज़। ठीक है, बिना लीगल प्रोटेक्शन के जो डोमिनेंट ग्रुप्स है कहीं ना कहीं ये इम्पोज करते हैं। अगर देखो लीगल प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी तो डोमिनेंट ग्रुप वो करेंगे लीड, माइनॉरिटीज़ की चीज़ों को ध्यान ही नहीं दिया जाएगा। लिंग्विस्टिक एंड रिलीजियस डोमिनेंस थ्रेटनिंग द यूनिक आइडेंटिटी ऑफ माइनॉरिटी। आर्टिकल 29 और 30 भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का किसको लेके है, माइनॉरिटीज़ को लेके, जो सेफगार्ड करते हैं उनकी राइट्स टू प्रिजर्व लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर एंड मैनेज देयर ओन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, इवन इक्वल एक्सेस टू एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। हिस्टोरिकल डिसएडवांटेजेस की वजह से माइनॉरिटीज़ ऑफन लैग बिहाइंड इन लिटरेसी, एम्प्लॉयमेंट एंड इकोनॉमिक स्टेटस। कुछ एफर्मेटिव एक्शंस जैसे कि रिजर्वेशन, स्कॉलरशिप, फाइनेंशियल हेल्प, एड हेल्प क्रिएट अ लेवल प्लेइंग फील्ड। ठीक है, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन एंड वॉइस इन डिसीजन मेकिंग, इन अ डेमोक्रेसी मेजॉरिटी ग्रुप्स कैन डोमिनेट डिसीजन मेकिंग, साइडलाइनिंग minority interest. Political safeguard ensures minorities have representation in legislative bodies, government policies and even administration, preventing majoritarian rule, preventing social conflict and promoting national unity. When minorities feel protected, they become active contributor to society rather than feeling alienated. So lack of protection leads to grievances, unrest and communal conflict. Safeguard help maintain peace and social harmony. I hope आपको सब समझ आ रहा होगा इसमें। Preventing religious and ethnic oppression, history shows that without protection, minorities are vulnerable to persecution, forced assimilation and discrimination. Next point है constitutional guarantees like freedom of religion, Article 25, and protection of cultural rights, Article 29 and 30, which ensures that minorities can practice their faith and traditions without fear. Fulfilling constitutional and human right obligation, the Indian Constitution is based on the principle of justice, liberty and equality and fraternity, which ensures that all the citizens, including minorities, enjoy equal rights and dignity. It aligns with the international commitment like the Universal Declaration of Human Rights, which prevents minority rights globally. Correcting historical injustice, many minorities groups have faced centuries of discrimination and exclusion. Special protections help in socio-economic upliftment and bridge the gap between majority and the marginalized communities. ठीक है, protection against majoritarianism. In a democracy, the majority can easily dominate and suppress minority voices. So, constitutional safeguards act as a check against majoritarian rule and ensure inclusive governance. Empowerment and social inclusion. Economic and political empowerment of minority helps create a more inclusive and progressive society. It ensures that all the groups contribute to nation building without fear of marginalization or suppression. So, in conclusion, we can say that constitutional safeguards for minorities are not favoritism. सिर्फ फेवरेटिज्म नहीं बल्कि इंश्योर्स करो फेयरनेस, जस्टिस, इक्वालिटी. दे इंश्योर
every citizen regardless of their background and equal opportunities, dignity and protection under the law. A truly democratic society thrives when all the communities feel secure, respected and empowered. समझ आ गई बात? तो ये क्वेश्चन आपको ईजिली समझ आ गया होगा क्योंकि ये पिछले से जैसा ही था. लास्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि क्या आप अग्री करते हैं इस स्टेटमेंट के साथ कि इकोनॉमिक मार्जिनलाइजेशन, इकोनॉमिकली मार्जिनलाइजेशन मतलब जब फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट हो इस वजह से मार्जिनलाइज हो कोई पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, क्या वो सोशल मार्जिनलाइजेशन से लिंक्ड है? यार ऑब्वियस सी बात है, अगर हमारे पास पैसा नहीं होगा तो कहीं ना कहीं सोसाइटी भी हमारे को उस नज़र से देखेगी कि हम गरीब हैं. तो कहीं ना कहीं अगर फाइनेंशियली हम स्ट्रांग होते हैं तो सोसाइटी का पार्ट हम होते हैं, कहीं ना कहीं फाइनेंशियली भी वीक होते हैं तो कहीं ना कहीं सोसाइटी हमें एक्सक्लूड करती है. तो लिंक तो है और डायरेक्ट है, पैसा ज़्यादा सोसाइटी में हम इंक्लूड ज़्यादा, कम तो कम. तो वही है. येस. कैसे कि इकोनॉमिक मार्जिनलाइजेशन एंड सोशल मार्जिनलाइजेशन इंटरकनेक्टेड है. कैसे? क्योंकि इकोनॉमिक डिसएडवांटेज जो होता है अगर हम पे पैसा नहीं है तो कहीं ना कहीं उससे हमारे को सोसाइटी से एक्सक्लूड किया जाएगा, और उल्टा जो मैंने अभी आपको बताया. रीजंस क्या है? कहीं ना कहीं इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होगी हमारे पास तो उसकी वजह से सोसाइटी में भी हमको नई पार्ट बनाया जाएगा. जो लोग गरीब होते हैं, पॉवर्टी होती है और जिसको अनएम्प्लॉयमेंट जिसके पास होती है, कहीं ना कहीं उनको सोसाइटी से हटाया जाता है, एक्सक्लूड किया जाता है. एंड इवन उनके पास अच्छी एजुकेशन नहीं होती, हेल्थ केयर नहीं होती और हाउसिंग नहीं होती. इकोनॉमिक हार्डशिप मेक्स इंडिविजुअल्स एंड कम्युनिटीज़ वल्नरेबल टू डिस्क्रिमिनेशन. कि इकोनॉमिक अगर किसी के पास पैसे की कमी है, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट है, तो कहीं ना कहीं वो एक इंडिविजुअल या वो कम्युनिटी कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन फेस करती है, एक्सप्लॉयटेशन और इवन सोशल स्टिग्मा उनको फेस करना पड़ता है, जैसे स्लम ड्वेलर्स वगैरह जो फेस करते हैं या जो वो होते हैं डेली वेज वर्कर्स जो होते हैं. सोशल डिस्क्रिमिनेशन अगर हो रहा है तो कहीं ना कहीं उससे इकोनॉमिक प्रोग्रेस भी नहीं हो रही. ये दूसरी साइड है. पहले हमने देखा इकोनॉमिक से कैसे सोशल, अगर सोशल डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है तो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक प्रोग्रेस भी रोकी. जैसे सोशल डिस्क्रिमिनेशन कैसे? ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट हो गया, जेंडर हो गया, तो कहीं ना कहीं फिर फाइनेंशियल इकोनॉमिकली भी हमें रिस्ट्रिक्शंस फेस करनी पड़ती है. जैसे कोई भी मार्जिनलाइज ग्रुप है, आदिवासी, दलित्स, विमेन, रिलीजियस माइनॉरिटी, अगर उनको सोशली डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है तो कहीं ना कहीं वो काम करने में उनको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलेगी, जॉब्स नहीं मिलेगी, इतना वो अर्न नहीं कर पाएंगे, तो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक प्रोग्रेस उनकी रुकती है. कहीं ना कहीं वो सिस्टमेटिक डिस्क्रिमिनेशन फेस करते हैं, जो कहीं ना कहीं उसकी लिमिट जो है, जॉब नहीं मिल पाती, लैंड नहीं मिलना, फाइनेंशियल रिसोर्सेज की कमी होना. कास्ट बेस्ड एक्सक्लूजन आपको पता है इंडिया में है, जैसे कि हिस्टोरिकली कैप दलित फ्रॉम एक्सेसिंग एजुकेशन, की पहले दलित को बोला जाता था ना एजुकेशन नहीं ले सकते, वेल पेइंग जॉब्स इतनी अच्छी नहीं मिलती थी, तो कहीं ना कहीं वो लोग इकोनॉमिक डिप्रीवेशन वाले फेज में रहते हैं. ठीक है. अब एक्सेस टू एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट इनके पास इतना अच्छा नहीं होगा. इकोनॉमिक मार्जिनलाइजेशन होने की वजह से क्या होगा? लोग क्वालिटी एजुकेशन नहीं ले पाएंगे, लो लिटरेसी रेट होगा. ठीक है. लिटरेट नहीं होंगे, स्किल लेवल्स अच्छी नहीं होगी, तो जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जॉब अच्छी नहीं मिलेगी, तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ उनकी कम हो जाएगी. वहीं सोशली मार्जिनलाइज अगर होंगे तो कहीं ना कहीं उनके पास इतने अच्छे नेटवर्क्स नहीं होंगे, सोशल कैपिटल इतना अच्छा नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं उनके पास स्टेबल जॉब रहना मुश्किल है और कहीं ना कहीं उनको इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटी फेस करनी पड़ती है. पॉलिटिकली लीगल एक्सक्लूजन अगर किया जा रहा है तो उससे कहीं ना कहीं उनकी इकोनॉमिक इनइक्वालिटी बढ़ेगी. पॉलिटिकली भी उनका पार्टिसिपेशन नहीं है, लीगली भी नहीं है, तो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक इनइक्वालिटी जो है उनके साथ बढ़ती रहेगी. सोशली मार्जिनलाइज कम्युनिटी को कहीं ना कहीं पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन फेस करना पड़ता है कि उनके पास इतना नहीं है, जिस वजह से कुछ पॉलिसीज ऐसी आती है जो उनकी नीड्स को पूरी नहीं कर पाती है. तो लीगल डिस्क्रिमिनेशन और वीक इन्फोर्समेंट अगर लॉ का है तो कहीं ना कहीं उनका इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट होना मुश्किल हो जाता है. स्पेशल एंड रेजिडेंशियल सेग्रीगेशन, की अगर इकोनॉमिक डेप्रीवेशन, कई बार इकोनॉमिक डेप्रीवेशन, जो हमारे पास पैसों की कमी होती है, इकोनॉमिकली डिप्राइव्ड होते हैं, तो कहीं ना कहीं मार्जिनलाइज को फोर्स करता है कि उनको एक अलग से जगह में रहना पड़े, क्योंकि वो एक बहुत अच्छे एरिया में नहीं रह सकते, उनको स्लम में रहना पड़ता है, खुद का एक गेटोज बनाना पड़ता है, एक एरिया. ठीक है. इवन अंडर डेवलप रूरल एरियाज़ में रहते हैं जहाँ पे इतने अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होते, सर्विस नहीं होते, इस वजह से वो और गरीब लगने लगते हैं. तो कहीं ना कहीं सोशल एक्सक्लूजन उनको ये रीइंफोर्स करते हैं, उनका डिविजन्स एज डोमिनेंट ग्रुप कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं कि उनका हमारे पास रहना सही नहीं है. स्टीरियोटाइप होने की वजह से भी हम कह सकते हैं इकोनॉमिक मोबिलिटी की कमी होती है. ठीक है. स्टीरियोटाइप है, प्रेजुडिस अगर हम लोगों ने बना रखा तो इकोनॉमिक मोबिलिटी कम हो जाती है. जैसे सोशली मार्जिनलाइज ग्रुप्स आर ऑफन स्टीरियोटाइप, आपको पता है ये चीज़, अनस्किल्ड होते हैं, लेजी होते हैं, अनट्रस्टवर्दी होते हैं, कहीं ना कहीं उनके लिए हार्ड हो जाता है कि वो गुड जॉब सिक्योर कर सके. सो एम्प्लॉयर्स में डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट मार्जिनलाइज कम्युनिटी, एम्प्लॉयर्स को डिस्क्रिमिनेट होता है उनके साथ क्योंकि मार्जिनलाइज से, और कहीं ना कहीं फिर उनको इकोनॉमिक हार्डशिप फेस करनी पड़ती है. लास्ट, सोशल कन्फ्लिक्ट एंड इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, सोशल लड़ाइयाँ बहुत ज़्यादा होती है और इकोनॉमी कहीं ना कहीं अनस्टेबल रहती है उनके लिए. अगर इकोनॉमिक डिप्रीविएशन हो रहा है तो कहीं ना कहीं सोसाइटी में वो लोग सही नहीं है, उनके साथ क्राइम है, वायलेंस हो रही है, तो कहीं ना कहीं उनका एक्सक्लूजन हो रहा है. तो मार्जिनलाइज ग्रुप में भी मार्जिनलाइज ग्रुप को ब्लेम किया जाता है सोशल प्रॉब्लम्स के लिए, फर्दर जस्टिफाइंग देयर एक्सक्लूजन फ्रॉम इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़. ठीक है. सो इकोनॉमिक एंड सोशल मार्जिनलाइजेशन आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन, कि इकोनॉमिक और सोशल मार्जिनलाइजेशन हम कह सकते हैं एक सेम सिक्के की दोनों तरफ की साइड्स हैं. बिना इकोनॉमिक एम्पावरमेंट के, बिना इकोनॉमिक एम्पावरमेंट के लिए सोशल इंक्लूजन भी वीक रहेगी और बिना सोशल एक्सेप्टेंस के इकोनॉमिक प्रोग्रेस भी डिफिकल्ट है. सो ब्रेकिंग दिस साइकिल रिक्वायर, अगर हम चाहते हैं ये चीज़ें टूटे तो इंक्लूसिव पॉलिसीज़ चाहिए, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए एंड सोशल रिफॉर्म्स चाहिए जो दोनों चीज़ों को हैंडल करे, इकोनॉमिक डिप्रीवेशन को भी एंड इवन सोशल डिस्क्रिमिनेशन को भी. ठीक है.
समझ आ गया बात? आई होप आपको ये सब समझ आ गया होगा. स्टिल कोई डाउट है तो अगेन आई विल से यू कैन व्हाट्सएप मी, और अगर आप अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड नहीं हुए हैं तो भी आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं. सो थैंक यू सो मच. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.